नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यह ऑनलाइन टेस्ट संख्या 5 है। ऑनलाइन टेस्ट संख्या 5 है। यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी को ध्यान में रखकर लगातार आप लोग को टेस्ट दिए जा रहे हैं। लेकिन यह जो भी टेस्ट सीरीज आप लोग को प्रोवाइड की जा रही है सभी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है, जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस को ध्यान में रखकर लगातार दिया जा रहा है। लेकिन अन्य परीक्षाओं के लिए भी यह बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि यह सभी एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्नों का समावेश है। एनबीएस केबीएस के लिए तो बिल्कुल एनबीएस केबीएस और डीएसएसबी के लिए बिल्कुल रामबाण है, क्योंकि वह सभी एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम होते हैं। तो हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन परीक्षा यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी के नज़दीक है, इसलिए सभी यह टेस्ट संख्या आप लोग को दी जा रही है। आइए दोस्तों, सीधे प्रश्नों पर आते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल चाहिए, या किसी भी परीक्षा का यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी का भी रामबाण मटेरियल चाहिए, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं? कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं यह बताना है आप लोग को। 5 विकल्प है, 5 ऑप्शन है, तो कौन सा उत्तर वैदिक ग्रंथ है? देखिए ऋग्वेद। तो ऋग्वेद तो उत्तर वैदिक का ग्रंथ नहीं है। ऋग्वेद जो है सबसे पहले लिखा गया है और यह ऋग्वैदिक काल का ग्रंथ है। देखिए बाकी जो यजुर्वेद हैं, अथर्ववेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं और उपनिषद है, यह चारों के चारों उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा सही उत्तर का चयन करिए, तो 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, मतलब विकल्प डी जो है वह सही है। प्रश्न 2 देखिएगा, कथन और कारण दिया हुआ है। वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया है। तो देखिए वैदिक काल में, मतलब उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को शूद्रों के समान माना जाने लगा था। हालांकि वैदिक काल में ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था। कारण, वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ऋग्वैदिक काल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो कौन सी सही उत्तर का चयन करिए। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, मतलब विकल्प ए। प्रश्न 3 देखिएगा, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। शूद्रों को अछूत माना जाता था। सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। तो देखिए क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, यह सही है। शूद्रों को अछूत माना जाता था। देखिए उत्तर वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल कभी भी शूद्रों को अछूत नहीं माना गया था। अछूत की जो अवधारणा थी वह गुप्त काल में आई थी। तो जो 2 है वह सही नहीं है। तीसरा देखिएगा, सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, तो यह भी सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 3 जो है वह सही है, विकल्प सी। प्रश्न 4 देखिएगा, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई थी। ब्राह्मणों द्वारा जो बनाई गई वर्ण व्यवस्था थी वह सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई थी। ज़्यादातर लोगों ने स्वीकार किया था, लेकिन भारतवर्ष के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस वर्ण व्यवस्था को चुनौती मिली थी। और वर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में समझिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यह सभी जो है, नागालैंड, यह सभी पूर्वोत्तर क्षेत्र माने जाते हैं। तो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई थी, यह बात सच है। क्योंकि 95% तो स्वीकार की गई थी, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इसे स्वीकार नहीं किया गया था। तो पूरी रूप से स्वीकार नहीं किया गया पूरी तरह से। दूसरा देखिएगा, उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही सीमित था। देखिए कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें उपयुक्त दोनों कथन सही है। पुरोहितों का प्रभाव सीमित था उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में। तो 1 व 2 दोनों, विकल्प सी। प्रश्न 5 देखिएगा, पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की। ये जनपदीय बस्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं?
तो देखिए पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाई जो थी, आप लोग जानते हैं जनपद नामक इकाई थी, बाद में बहुत सारे जनपद मिलकर महाजनपद बने। तो जो जनपद नामक इकाई थी उसका अवशेष कहाँ से मिला पुरातत्वविदों को? तो यहाँ पर देखिए इसका अवशेष जो मिला है पुराना किला दिल्ली, दिल्ली के पुराना किला से, मेरठ के हस्तिनापुर से और एटा के अतरंजी खेड़ा से। 3 जगह से जनपदीय बस्तियाँ मिली हैं, तीनों जगह से मिली हैं। तो यही पूछ रहा है इसमें कौन सा कथन सही है? तो 1 2 3 तीनों सही है, तीनों जगह से जो जनपदीय बस्तियाँ हैं वह मिली हैं। तो विकल्प डी, दिल्ली के पुराना किला से, मेरठ के हस्तिनापुर से और एटा के अतरंजी खेड़ा से। प्रश्न 6 देखिएगा, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए दोस्तों एक बात आप लोग को बता दें, यह जो ऑनलाइन टेस्ट है इसको आप लोग देखते रहिएगा। यह आपका सुबह 8 बजे, दोपहर में 12 बजे और रात में 9 बजे नियत समय पर ऑनलाइन टेस्ट जारी रहेगा। और यह जो भी टेस्ट है ये मत सोचिए कि आपकी आसानी के लिए बहुत ही आसान प्रश्न पूछा जाएगा कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर इस तरह बता दे रही है। यह कोई खेल नहीं है। अगर आपने अच्छा को सोचा है, ऊंचा सपना देखा है, तो इस तरह से जो एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है भले ही आपको थोड़ा बोझिल लगे, लेकिन इसको आप इस पर फोकस करिए क्योंकि इसी से सब कुछ होने वाला है। और प्रश्नों की गुणवत्ता देखिए, इसका खुद मापन करिए यह क्या किस लेवल का प्रश्न है पूरा, और आप कितना जानते हैं। प्रश्न 6 देखिएगा, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो महाजनपद के बारे में विचार करना है। पहला देखिएगा, महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। तो महाजनपद की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, यह सही है। जो भी चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, काशी, साकेत, कौशाम्बी आदि बड़े बड़े महाजनपद थे तो वहाँ पर किलेबंदी की गई थी। दूसरा देखिएगा, राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था। महाजनपद काल में राजा सेना रखते थे। अरे भाई महाजनपद ही काल था। नंद वंश का जो नंद वंश था, मौर्य वंश था, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पास 6 लाख की सेना थी, जिसका जिक्र प्लूटार्क ने भी किया है कि 6 लाख की सेनाओं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को लौट डाला है। इस तरह का व्याख्यान दिया गया है। तो राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का भुगतान संपूर्ण आहत सिक्के के रूप में किया जाता था। देखिए वेतन जरूर दिया जाता था, लेकिन वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्के के रूप में नहीं होता था। कुछ हिस्सा वेतन का कुछ हिस्सा आहत सिक्के के रूप में दिया जाता था, केवल कुछ हिस्सा। तो यही देखिए उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, एक सही है, केवल एक। और जो वेतन दिया जाता था वह कुछ आहत सिक्के के रूप में दिया जाता और कुछ शायद वस्तु के रूप में या जागीर के रूप में या जो भी कुछ हो दिया जाता हो। प्रश्न 7 देखिएगा, महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महाजनपदों की जो कर प्रणाली थी, मतलब 600 ईसा पूर्व में बुद्ध और महावीर का जो काल है उसे महाजनपद काल कहते हैं। तो महाजनपद काल में जो कर प्रणाली थी वह कैसी थी? तो पहला देखिएगा, प्रायः उपज का 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था जिसे भाग कहा जाता था। तो देखिए उस हिस्से को भाग जरूर कहा जाता था, लेकिन यह उपज का 1/6 होता था, 1/3 नहीं, उपज का 1/6 होता था। मतलब बुद्ध और महावीर के काल में, मौर्य वंश और नंद वंश में, हरंग वंश के काल में जो कर लिया जाता था वह 1/6 लिया जाता था, 1/6 लिया जाता था। और उसे उस कर को भाग कहा जाता था, भाग नामक कर था। तो यह जो है, जो पहला है वह गलत हो गया क्योंकि 1/3 लिखा है जबकि 1/6 है। दूसरा देखिएगा, कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना पड़ता था। जो कारीगर थे, जो भी कलाकार थे, कारीगर थे, लुहार हों चाहे बढ़ई हों, उनको कर के बदले श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। तो इसमें कौन सा कथन सही है? केवल 2, विकल्प बी। मतलब बढ़ई जो होते थे, लुहार जो होते थे, वह कर न देकर थोड़ा कार्य कर लेते थे राज्य के लिए। विकल्प बी जो है वह सही है, बाकी ये जो एक जो है गलत है। प्रश्न 8 देखिएगा, महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जिस तरह से लुहार और बढ़ई श्रम के रूप में कर देते थे, वैसे ही पशुपालक जो होते थे जानवरों और उनके उत्पाद के रूप में कर देते थे। मतलब सपोज दैट किसी के पास गाय है तो वह गाय का दूध, दही या फिर घी आदि कर के रूप में देता था। इस तरह से आप समझ सकते हैं।
दूसरा देखिए, व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर भी कर देना पड़ता था। यह सही है, व्यापारी जो होते थे उनके सामान खरीदने और बेचने पर भी कर देना होता था। तीसरा है, आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। यह सही नहीं है। जो आखेटक और संग्राहक होते थे, जैसे आखेटक और संग्राहक क्या होते थे, जंगलों में कार्य करते थे, जंगली फल फूल और शिकार आदि पकड़ते थे। तो वह जो जंगल के उत्पाद होते थे, जो है जो वन के उत्पाद होते थे, उस रूप में वह कर देते थे। जब वह कर से पूर्णतः मुक्त नहीं थे, यह नहीं था, वह जंगली उत्पाद कर के रूप में देते थे। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 3 तो गलत हो गया, लेकिन 1 और 2 सही है। केवल 1 और 2 मतलब विकल्प ए। प्रश्न 9 देखिएगा, प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कौशाम्बी जो है यह महाजनपद काल का एक महत्वपूर्ण नगर है। 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख। तो प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? कौशाम्बी जो है वह इलाहाबाद में स्थित था। इलाहाबाद में स्थित था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। इलाहाबाद का नाम अब बदलकर प्रयागराज हो गया है, क्योंकि पुराना नाम ही प्रयागराज था। यहाँ मैं क्षमा चाहूँगा, यहाँ पर प्रयागराज होना चाहिए था, अब इलाहाबाद लिख दिया गया है। पुराना प्राचीन नाम इलाहाबाद का जो प्राचीन नाम था वो प्रयागराज था, लेकिन अकबर के द्वारा उसे इलाहाबाद कर दिया गया और फिर अब उसे प्रयागराज किया गया है। तो विकल्प सी जो है वह सही है। प्रश्न 10 देखिएगा, महाजनपदी युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, महाजनपद काल में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए थे। तो वह देखिए, वह परिवर्तन क्या थे? आप लोग जानते हैं कि कृषि कार्य करने के लिए हल की आवश्यकता होती है, हल से खेत को जोता जाता है। तो पहले ही आपको बता चुके हैं इसके पहले की जो टेस्ट सीरीज थी कि हड़प्पा काल में जो हल होते थे वो लकड़ी के होते थे। तो महाजनपद काल में जो हल होते थे वह लोहे के बनने लगे थे। इस तरह से कृषि कार्य में उन्नति हुई थी। तो पहला जो है वो सही है। दूसरा देखिएगा, लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क कर करने के बजाय धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया था। इस समय आप लोग देखते हैं कि धान को रोपा जाता है, जबकि पहले क्या होता था, बहुत पहले क्या होता था, धान को केवल बीज छिड़क दिया जाता था और जो उग आता था उसे काट लेते थे। लेकिन महाजनपद काल में धान की रोपनी शुरू हुई थी। तो 1 और 2 जो है दोनों सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों, विकल्प सी। प्रश्न 11 देखिएगा, मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब मगध जो बहुत बड़ा शक्तिशाली महाजनपद था, और मगध जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद था उसके बारे में विचार करना है। तो 3 कथन दिए गए हैं यहाँ पर देखिए। गंगा व सोन नदियाँ मगध से होकर गुजरती थीं, तो यह सही है। दूसरा देखिएगा, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, यह भी सही है। मगध का एक हिस्सा जंगल से भरा था, जहाँ से जंगल से क्या होता था, जंगल से भरा जाता था। तो वहाँ जंगल में उत्पाद जो भी वन उत्पाद ज़्यादा होते थे, लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती थी, जिससे क्या बोलते थे, रथ बना लिए जाते थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, तो उसमें हाथी आदि जानवर हुआ करते थे। हाथियों को लाया जाता था, उन्हें प्रशिक्षण देकर सेना में भर्ती किया जाता था। तो इस तरह से भी मगध की उन्नति हुई, मगध अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। तीसरा देखिएगा, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी थीं, लौह अयस्क की खदानें थीं, ताकि हथियार भी बनाया जाने लगा था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही है, तीनों कथन मगध के बारे में सही है। 1 2 3 तीनों, विकल्प डी जो है वह सही है। प्रश्न 12 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक कभी नहीं रहा है? इसमें 4 नाम दिया गया है, 3 जो है मगध के शासक रहे हैं, लेकिन 1 जो है मगध का शासक नहीं रहा है। पहचानिए। बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, महापद्मनानंद। तो देखिए, बिंबिसार जो हैं वह मगध के शासक रहे हैं। बिंबिसार का ही पुत्र था अजातशत्रु, वह भी मगध का शासक था। महापद्मनानंद भी नंद वंश के थे, यह भी मगध के शासक थे। लेकिन प्रसेनजीत जो है वह मगध का शासक नहीं था, यह कोसल का शासक था, कोसल महाजनपद का शासक था प्रसेनजीत। तो विकल्प बी जो है वही सही है कि प्रसेनजीत शासक नहीं था मगध का, विकल्प बी। प्रश्न 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहा है?
मगध की राजधानी कौन सा नगर नहीं रहा है? तो मगध की जो सबसे प्रारंभिक राजधानी थी वह थी राजगृह। उसके बाद राजगृह का ही पहले राजगीर था, राजगीर का नाम बदलकर राजगृह हुआ। तो राजगृह भी मगध की राजधानी रही है, और पाटलिपुत्र भी मगध की राजधानी रही है, जबकि श्रावस्ती जो है मगध की राजधानी कभी नहीं रही। तो 3 जो है, यही कौन सा सही उत्तर का चयन करिए, मतलब कौन मगध की राजधानी कभी नहीं रहा, ये कभी नहीं रहा, तो कभी नहीं रहा श्रावस्ती। केवल 3 विकल्प सी। आइए अगले प्रश्न पर। सिकंदर के द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो सिकंदर जब विश्व विजय का अभियान का सपना देखा था और भारत की ओर आया, तो उसके बारे में विचार करना है। सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दी थी, तो वही मतलब आगे बढ़ने से इनकार कर दी थी। सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी। तो देखिए यह दोनों बातें हैं ना, यह दोनों बातें सही हैं। सिकंदर द्वारा विश्व विजय अभियान के दौरान जब यह दोनों बातें सही हैं, सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर दी थी, ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दी थी, और सिकंदर की सेना नंद वंश के शासक घनानंद के जो विशाल सेना था, हाथी और बहुत सारे पैदल सैनिक थे, हाथी घोड़े और रथ के, इससे भयभीत थी कि आगे अब तक तो हम लोगों ने जीत हासिल की, लेकिन अब हम जीत नहीं हासिल कर पाएंगे, इसलिए सिकंदर की रथ को वापस मोड़ दिया गया। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है, 1 व 2 दोनों। प्रश्न 15, मगध के निकट ही वज्जी राज था, वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? वज्जी जो है एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाला महाजनपद था। तो मगध के निकट ही वज्जी राज था, वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो वज्जी जो महाजनपद था, गणतंत्रात्मक महाजनपद था, इसकी राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी थी वैशाली, विकल्प ए। प्रश्न 16 देखिएगा, गढ़ या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाला जो राज्य था महाजनपद, उसके बारे में कह रहा है कि गढ़ या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक ही शासन के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गढ़ या संघ कहलाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं, इसे गढ़ या संघ तो कहते नहीं हैं। गणतंत्रात्मक व्यवस्था में एक ही शासक के अधीन कुछ नहीं होता है, तो यह तो सही नहीं है। दूसरा देखिएगा, बुद्ध और महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। तो बिल्कुल, बुद्ध जो थे वह शाक्य कुल में पैदा हुए थे, और महावीर जो थे वह ज्ञात्रिक कुल में पैदा हुए थे, और दोनों का जन्म राज परिवार में ही हुआ था, लेकिन वह दोनों गढ़ या संघ से संबंधित थे। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है यह बताना है। तो केवल 2 जो है वह सही है, केवल 2, विकल्प बी। प्रश्न 17 देखिएगा, गढ़ों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? गढ़ या संघ जो गढ़ या गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाले जो महाजनपद थे, आमतौर पर वह उतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे जितना शक्तिशाली मगध था, लेकिन तब भी वह 1500 वर्ष तक गणतंत्रात्मक व्यवस्था बनी रही और गढ़ या संघों का शासन चलता रहा। लेकिन गढ़ या संघों पर किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? सबसे बाद में किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? बहुत शासकों ने प्रयास किया कि गणतंत्र की गढ़ या संघों पर विजय प्राप्त करें, लेकिन किसी ने विजय नहीं प्राप्त कर पाया। लेकिन गुप्तों ने गढ़ या संघ पर विजय प्राप्त की थी। अंत में गुप्त साम्राज्य में गढ़ या संघों पर विजय प्राप्त करके गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया, विकल्प बी। प्रश्न 18 देखिएगा, दिग्घ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। दिग्घ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? तो दिग्घ निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, विकल्प बी। आप लोग जानते होंगे दिग्घ निकाय बौद्ध ग्रंथ है। दिग्घ निकाय में ही वह जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाले महाजनपद का उल्लेख है, वज्जी संघ नामक महाजनपद का उल्लेख दिग्घ निकाय में ही है। गढ़ या संघ का उल्लेख भी दिग्घ निकाय में है, तो यह बौद्ध ग्रंथ है, दिग्घ निकाय। प्रश्न 19 देखिएगा, अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। देखिए, वज्जी संघ पर बहुत सारे लोग आक्रमण करना चाहते थे, बहुत सारे शासक आए, हर्यंग वंश के आए, नंद वंश के आए, मौर्य वंश के आए, लेकिन कोई भी उतना सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि वज्जी संघ वाला जो साम्राज्य था
वह गणतंत्रात्मक था और वहाँ 10 शासकों का एक समूह था जो मिलकर शासन करता था, इसीलिए उसे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला महाजनपद कहते हैं। तो कोई सफल नहीं हो पाया, अजातशत्रु भी इसमें सफल नहीं हो पाया था। तो अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने इस विषय पर सलाह लेने के लिए एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था कि वह वज्र संघ पर आक्रमण करे या नहीं करे। तो अजातशत्रु को उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था जिसको बुद्ध के पास भेजा गया था? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। वह मंत्री था वस्कार यह मंत्री था, विकल्प सी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक ग्रुप का भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन करिएगा। यूपीपीसीएस खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण सार के वितरण रामबाण मटेरियल के लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा दोस्तों। और सुबह 8 बजे, दिन में 12 बजे और रात में 9 बजे 3 बार आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।